Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. जैसे कि बच्चा पार्टी आपको पता है आपका फर्स्ट टर्म का तो आपके एग्जाम भी हो गए हैं और अब हमने आपके लिए टर्म 2 के लिए भी कोर्सेज लेके आ गए जिसके अंदर मैं आपको क्लास 9 का सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूँ बच्चा। और उसका मैं पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 जो है आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो पॉलिटी का आपका चैप्टर नंबर 4 था आपका जिसका नाम था इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, वो मैं आपका वन शॉट वीडियो एज वेल एज उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। और ये आपका एक तरह से बोल सकते हैं पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है जो कि आपका टर्म 2 के अंदर आने वाला है। आपको पता ही है बच्चा कि 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, एक चैप्टर अपना हो चुका है, ये नेक्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर मैं आपको सबसे पहले आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करूंगी एंड देन उसके बाद मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करूंगी। सो बच्चा बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आपको पता है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, तो वो भी मैं कर देती हूँ आज फिर से। आई होप आपको तो पता ही होगा मैं क्या रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को जिसके कारण आपके पास पहले से नोटिफिकेशन आ जाए और फिर आप हमारी वीडियो को देख सकें। और वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि वो वीडियो आपके लिए यूजफुल थी, आपको वो चीज समझ में आई, तो आपको हमें क्या करना है, आपको हमें सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करोगे बच्चा पार्टी, कि आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करोगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चा, कि जैसे कि आपको पता है सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपके चैप्टर का नाम है उसका क्या मीनिंग निकलेगा। जैसे कि इस चैप्टर का जो नाम है वो है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है, यहाँ हम बात करने वाले हैं हमारे डेमोक्रेसी की, हमारे इंडिया की, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टास्क को डिफरेंट बोलना चाहिए कामों को हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और उनको डिवाइड करके एक एक कैटेगरी में बांट दिया गया है एक तरह से, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। ओके ओके और वो इंस्टीट्यूशन तो हमने देख लिया बच्चा, हमने किसको बोला कि जो भी हमारे कंट्री के अंदर अलग अलग कामों को हमने क्या कर दिया है, बांट दिया गया है। जैसे ही हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है उस कैटेगरी को हमने इंस्टीट्यूशन बोल दिया है। अब उसके अंदर क्या काम होंगे उसको हमने वर्किंग बोल दिया है। तो प्रॉपर चैप्टर का नाम हो गया वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। जो भी हमारे टास्क का अरेंजमेंट है, काम का अरेंजमेंट है, फंक्शन का अरेंजमेंट है, उनको जब हमने बांट के अलग अलग चीजों के अंदर डिवाइड कर दिया गया उसको हमने क्या बोल दिया, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया है। अब इसके अंदर बच्चे हमने देखा था, आपने इवन आप आपके 8th क्लास में 7th 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, जब भी हम वर्किंग इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, स्पेशली हमारे 3 इंस्टीट्यूशन आते हैं। कौन कौन से आते हैं बेटा आपके, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड थर्ड कौन सा है आपका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है। ये आपके 3 एग्जीक्यूटिव 3 इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं जब भी हमारा इंस्टीट्यूशन की बात होती है। तो हमने हमारे टास्क को इन 3 इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या करके रखा है, डिवाइड करके रखा है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या होता है आपका, कि वो क्या काम करते हैं, आपका लॉ बनाने का काम करते हैं, ठीक है। एंड देन अब लॉ बन गया है, लॉ बनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, तो जो इम्प्लीमेंट करवाने का काम होता है वो कौन करता है, आपका एग्जीक्यूटिव करता है। ओके लॉ बनाने का काम किसने किया, आपका लेजिस्लेचर में, मतलब कि जो लोकसभा राज्यसभा है आपकी, पार्लियामेंट जो है, उनने क्या किया, आपका लॉ बनाने का काम किया। उसके बाद जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम करते हैं। एंड देन जो आपका थर्ड इंस्टीट्यूशन होता है एक तरह से आपका जुडिशरी, वो क्या करती है, अगर जो सिटीजन्स है वो अगर उन रूल्स रेगुलेशन को नहीं मान रही है, उन लॉ को वो फॉलो नहीं कर रही है, तो उसको पनिशमेंट देने का काम कौन करता है, आपका जुडिशरी करती है। तो ये जो हमने डिफरेंट फंक्शन बांट के रखे हैं ना बच्चा, तो ये हमने किस में बांट के रखे हैं, इसी को जो हम अरेंजमेंट बोल लो किसी भी रूल्स रेगुलेशन का, फंक्शन का, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं। और उसके अंदर जो काम हो रहा है उसको हम वर्क बोल रहे हैं। ओके समझ में आया। नाउ अब हम नॉर्मली इंट्रोडक्शन की बात करें आपका, तो इन अ डेमोक्रेसी द रूलर हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ आपका, यहाँ बोला जा रहा है बच्चा आपका
कि जब भी हम किसकी बात करते हैं, आपकी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो यहाँ का जो भी रूलर्स होता है या लीडर होता है आपका, उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करने चाहिए, फुलफिल करने ही पड़ते हैं, फॉलो करने ही पड़ते हैं। ठीक है, सबके लिए सेम होता है। वैसे ही डेमोक्रेसी के अंदर जो भी आपका रूलर है, जो भी आपका लीडर है, उसको क्या करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को, कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना ही होगा। एंड दे हैव टू वर्क विथ इन इंस्टीट्यूशन, और उनको उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर या उसी इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। राइट और ये भी आपको पता है कि जो हमारे तीनों इंस्टीट्यूशन हैं उनको क्या करके रखा है, इंडिपेंडेंट बना के रखा गया है, और भी चीजों को इंडिपेंडेंट बना के रखा है, जिसके कारण प्रॉपर वर्क हमें देखने को मिल सके, कोई भी अपने पावर का क्या ना कर सके, मिसयूज ना कर सके। ओके, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन थ्रू इलेक्शन 8 वेरियस लेवल। इसलिए क्या बोला जा रहा है आपका, जो भी हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, डिफरेंट वेरियस लेवल पे क्या किया जाता है, इलेक्शन रखे जाते हैं, और उसी के थ्रू पे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाता है। ओके, नाउ ये तो बच्चा हमने बात कर ली हमारे किसकी, इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। ठीक है, अब यहाँ क्या बात आ रही है कि जो भी आपके डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। तो उसके पहले जो सबसे पहले आपको जानना है, वो आपको जानना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑर्डर। ये गवर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है, फिर ऐसा क्या प्रोसीजर होता है जिसके कारण वो एक तरह से क्या बन जाता है, डिसीजन बन जाता है, या लोग बाग उसको क्या करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं, लॉ बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको गवर्नमेंट ऑर्डर की बात करूं, तो गवर्नमेंट ऑर्डर आपके बहुत सारे होते हैं, कुछ इजीली इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, और कुछ के अंदर बहुत सारी मतलब डिबेट एंड ऑल होता है, उसके बाद जाके वो इम्प्लीमेंट होते हैं, या कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, जैसे भी सिटीजन्स की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग। तो आपकी बुक के अंदर भी, आपकी बुक के चैप्टर के अंदर भी ऐसे ही एक स्टोरी दी गई है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो गवर्नमेंट ऑर्डर, जब भी हम गवर्नमेंट ऑर्डर की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हम एक तरह से बोल सकते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम की अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपको लगेगा कि मैम ये क्या वर्ड होता है, ऑफिस मेमोरेंडम। तो ऑफिस मेमोरेंडम बेटा एक तरह से आपका रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से रिटन ऑर्डर होता है गवर्नमेंट के साइड का। तो जब हम बात कर रहे हैं ये 1990 की, ठीक है, तो एन इम्पॉर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जिसका नंबर आपका ये दिया गया है, वॉज इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 13 1990। अब क्या बोला जा रहा है बच्चा, यहाँ आपका एक गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था। ठीक, एक ऑफिस मेमोरेंडम, एक रिटन ऑर्डर निकाला था, जो किसने करा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था। कब करा था ये, 13 अगस्त 1990 को ये ऑर्डर इशू किया गया था। अब इस ऑर्डर के अंदर ऐसा क्या था कि ये इसी ऑर्डर की क्यों आपको स्टोरी दी गई है करके, बच्चा कुछ इस टाइप का होता है, आपके बुक में भी है ना, अच्छे से डायग्राम दिया गया है मेमोरेंडम का, तो आप वहां भी देख सकते हो। यहाँ मैंने छोटा सा उसका बोलना चाहिए आपका इमेज लगाई हुई है। ठीक है, अब इस ऑर्डर के अंदर क्या हुआ था करके, कि जैसे कि आपको पता है SC ST वालों को तो पहले से ही रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा था। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, ये ऑर्डर ये बोल रहा था कि SC ST के अलावा 27% आपको एक न्यू कैटेगरी बनाई गई थी, थर्ड कैटेगरी बनाई थी, उसको भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और जो न्यू कैटेगरी बनाई थी थर्ड, उसका नाम क्या था, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो क्या हो रहा था, आपका ST और SC, इन दो क्लासेस को, इन दो कैटेगरी को ऑलरेडी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा था। बट इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अब एक न्यू थर्ड कैटेगरी आएगी, जिसका नाम है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC करके। उनको भी क्या किया जाएगा, उनको भी 27% जॉब रिजर्वेशन दिया जाएगा। जब ये ऑर्डर निकाला गया, तो आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ कोई भी ऑर्डर निकले, कोई भी चीज हो, भले फार्मर के रिगार्डिंग कोई हो, भले आपका है ना किसी चीज के रिगार्डिंग हो, हर चीज में थोड़ी सी डिबेट तो होती है, प्रोटेस्ट एंड ऑल तो होते ही हैं। तो इसके अंदर भी सेम यही हुआ था। जब ये चीज लाई गई तो किसी को लगा कि ये चीज सही है, नहीं भैया वो लोग बैकवर्ड थे, तो उन्हें इक्वल लाने के लिए उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए। कुछ लोगों को लगा नहीं, ये तो अनइक्वलिटी हो रही है, उनको क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बहुत सारी चीजें चली। अब देखते हैं एट लास्ट डिसीजन क्या लिया गया।
So only person who belong to backward classes are eligible for this quota. और ऑब्वियसली बात है, रिजर्वेशन का मतलब ही क्या हुआ कि जो लोग इस कैटेगरी के अंदर आते थे, ठीक है, इस क्लास के अंदर आते थे, इस कैटेगरी के अंदर आते थे, वो ही सिर्फ इस कोटा के लिए एलिजिबल होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे. ओके, नाउ दिस डिस्प्यूट वाज फाइनली रिजॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय हियरिंग ऑल दी केसेस. अब क्या हुआ करके आपका इसका मैं बोलूं तो जब इनका ये सब कुछ चल रहा था, पहले लाया भी गया, लेकिन फिर बोलना चाहिए एक तरह से ये चीज़ है ना, फर्स्ट टाइम जब लाई गई तब ये इसको है ना मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. ठीक है, सबको लगा नहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए एंड ऑल, तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. अब इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, देन उसके बाद क्या किया गया करके इसका फिर से जब सेकेंड टाइम इसको लाया गया, उसके पहले एक कमिटी बिठाई गई. ठीक है, एक कमिटी बिठाई गई, उनको बोला गया कि आपको इसके रिगार्डिंग क्या करना है, इसके रिगार्डिंग आपको एक हमें पूरी बोलना चाहिए रिपोर्ट बना के देनी है. ठीक है, अब रिपोर्ट में उन्होंने क्या बोला था कि आपको ये बताना है कि कौन कौन से उनकी क्या कंडीशन है, सोशल एंड जो भी बैकवर्ड क्लासेस उनकी क्या कंडीशन है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या वो किस चीज़ से डिप्राइव रह गए हैं, और साथ के साथ में आपको ये भी बताना है कि हम उनको इस प्रॉब्लम से कैसे निकाल सकते हैं. तो उनको ये क्या किया गया था, ये काम सौंपा गया था. तो ये जो काम जिस कम्युनिटी को सौंपा गया था उसको क्या बोलते थे, मंडल कमेटी बोलते थे. ठीक है, जिनके बोलना चाहिए जो मेन हेड थे वो कौन थे, बीपी मंडल थे. ठीक है, बीपी मंडल मेन हेड हुआ करते थे, और इनकी कम्युनिटी का नाम क्या कहलाया, मंडल कम्युनिटी कहलाई गई. जब इनने ये सारी चीजें पूरा रिपोर्ट एंड ऑल सब करके जब दी गई उनको, जब है ना हमारे यहाँ लाया गया करके, तब उसके बाद क्या हुआ, आपका बोलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से ये केस गया. ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस गया तो इधर एक बेंच बैठी गई जिसके अंदर 11 जज थे. कितने जज थे बच्चा, 11 जज थे. एंड देन उस टाइम पे आपका ये जो केस था वो इंदिरा साहनी और यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में एक तरह से हम बोल सकते हैं लड़ा गया. इंदिरा साहनी वो क्या कर रहा था, जो सिटीजन्स है, ठीक है, उनकी आवाज को लेके आने का काम कर रहा था, और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके रिगार्डिंग एक तरह से होना चाहिए, जो भी आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल हुए, जो भी डिबेट्स हुए वो हुआ. एंड एट लास्ट इसका रिजल्ट क्या निकला आपका, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे 1992 के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो भी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है 27% ओबीसी को प्रोवाइड किया जाएगा वो वैलिड है. ठीक है, उसके अंदर कोई भी गलत चीज नहीं है, वो सही चीज है, उन्हें ऐसा करना चाहिए. एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, ये अपना फैसला सुना दिया. ठीक है बच्चा, अच्छा जब ये चीज हुई थी उस टाइम पे मैं आपको बता दूं, जो उस टाइम पे पीएम थे वो कौन थे, आपके बीपी सिंह थे. ठीक है, कौन पीएम थे, बीपी सिंह पीएम थे, और इनकी पार्टी का नाम क्या था, आपका जनता दल पार्टी थी. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आपका ओबीसी का बोलना चाहिए ये केस हुआ था, उस टाइम पे कौन सी कम्युनिटी को ये केस प्रोवाइड किया गया था, आपका वो प्रोवाइड किया गया था मंडल कम्युनिटी को. ठीक है, इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे बीपी मंडल. ओके, और जब ये जिस टाइम पे हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे आपके पीएम कौन थे, आपके बीपी सिंह थे जनता दल के. कितनी बेंचेस के, कितने जज की बेंच बिठाई गई थी, 11 जज. ठीक है, इधर कितने थे, 11 जज थे. और इस केस को और किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा साहनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाता है. एंड एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपना फैसला सुनाया, जो किसके हक में था, एक तरह से गवर्नमेंट के हक में था. Thus the dispute came to an end and this policy has been followed since then. और फिर ये जो डिस्प्यूट था वो खत्म हो गया, और तब से लेके अभी तक, और इवन आई थिंक पता नहीं कब तक, ये जो आपका 27% ओबीसी को प्रोवाइड किया जाता है वो अभी तक क्या रहा, चलता रहा. हाँ, इसके बीच में जरूर एक चीज आ गई थी कि जब उनने ओबीसी के लिए करा गया था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब लोगों को नहीं मान रहे थे, लोग बाग बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही थी करके, तब फिर से जब उसके अंदर कुछ चेंज लाने के लिए बोला गया था, तो उस टाइम पे आपका सोशल एंड एजुकेशनल के साथ आपका इकोनॉमिकल वर्ड भी जोड़ गया था. ठीक है, कि जो सोशली बैकवर्ड है दैट इज ओके, उसके साथ साथ जो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है वो भी क्या हो गया था, इसके अंदर ऐड हो गया था.
ओके बच्चा, समझ में आया आपको? तो ये छोटी सी स्टोरी थी कि कैसे कोई एक ऑर्डर, मतलब एक तरह से हम ये नहीं बोल सकते ना कि इतनी इजीली वो है ना इम्प्लीमेंट हो गया, नहीं। सबको सबसे पहले पार्लियामेंट पे आया होगा, राज्यसभा लोकसभा ने जो भी करा होगा, एंड देन फिर वो प्रेसिडेंट ने उसको साइन एंड ऑल करा गया होगा, लेकिन फिर भी लोगों ने प्रोटेस्ट एंड ऑल किया, तो फिर से कमेटी बिठाई गई, फिर से वो केस आपका सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर जो भी चेंजेस आने थे फिर से वो चेंजेस एंड ऑल आए, एंड एट लास्ट जाके वो क्या बना आपका, वो जो ऑर्डर था वो आपका एक तरह से बोलना चाहिए लॉ बन गया, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आ गया। ओके, नाउ ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है बेटा, वो याद कर लेना कि अगर बाय चांस, वैसे तो आपको सब्जेक्टिव होने हैं, लेकिन फिर भी बाय चांस कभी वो 5 मार्क्स के आपको बोलना चाहिए एक तरह से, अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव या फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में आपको दे दें तो आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ द डिसीजन मेकर्स, अब हम ये देखेंगे, ये तो ठीक है हमने देख लिया कि ये सब हुआ कि कैसे वो लॉ बन गया, लेकिन ये डिसीजन लेता कौन है आखिर में, ठीक है, क्योंकि अब आप और हम तो नहीं लेते ना बच्चा, तो हमारे बिहाफ में ये डिसीजन कौन लेता है ये हम देखेंगे। द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री एंड हेडेड ऑफ स्टेट इज द प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जो हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री बोला जा रहा है वो कौन बोला जा रहा है, हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट बोला जा रहा है आपका। ओके, नाउ बट ध्यान से सुनना आप, ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है, फॉर्मल अथॉरिटी बोला जा रहा है, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी, बट मेन जो होता है वो कौन है करता धरता, या कौन करने वाला है, वो है आपका पीएम, प्राइम मिनिस्टर इज द हेडेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर, जिसकी मेजोरिटी होती है, जो वही आपका, जिस भी पार्टी की मेजोरिटी होगी उसी पार्टी का लीडर, एक लीडर क्या बनेगा आपका, पीएम बनेगा, और वो जो पीएम बना है वो ही क्या करता है, जो भी गवर्नमेंट पावर है सारी उसको एक्सरसाइज करता है। ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो प्रेसिडेंट आपका फॉर्मल अथॉरिटी कहलाता है, और जो मेन कहलाता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, वो एक्चुअली में मेन बोलना चाहिए, मेन जो पावर होती है ना वो आपके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है बट इतना नहीं होता है, ठीक है, गॉट इट। प्रेसिडेंट डायरेक्टली मीडिया के थ्रू करके अपनी बातें रख सकता है, बट अगर एक बार प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया या जो भी उस टाइम की गवर्नमेंट है उसने बोल दिया, तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट उनको सजेस्ट कर सकता है, उसके अंदर चेंजेस करने को बोल सकता है, बट एट लास्ट होता वही है जो पीएम चाहे, ठीक है, क्यों, क्योंकि पीएम को कौन इलेक्ट करता है, डायरेक्टली जनता इलेक्ट करती है, इसलिए। ओके बच्चा, नाउ ही टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग, और ये जो आपका पीएम होते हैं वो मैक्सिमम जो भी उनके डिसीजंस होते हैं वो किसके अंदर लेते हैं, अपनी कैबिनेट मीटिंग के अंदर लेते हैं। नाउ अब नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, अब हमने ये तो देख लिया भैया कि कैसे होता है, क्या केस था आपका, डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं, अब हमें ये सोचने की बात है ये इंस्टीट्यूशन क्या होता है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होता है, लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली सोचे तो ऑब्वियसली बात है ना बेटा, किसी भी इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, कि कोई हमें एक संभालने वाला हो, हमारे चीजों को करने वाला हो, ठीक है। अब हम इसके अंदर प्रॉपर डेफिनेशन देखें, the PM and the cabinet are institution that take all important policy decisions, कि किसी एक के हाथ में, जो कि जिसको हमारे लोगों ने ही चूज किया है, ठीक है, कि जो भी वो डिसीजन ले सके वो हमारे बिहाफ में ले सके, उसके अकॉर्डिंग हम एक पीएम बनाते हैं, और पीएम कैबिनेट पूरा अपनी जो भी कैबिनेट के मेंबर्स एंड ऑल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो सिलेक्ट करता है, और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन उसको लेने होते हैं, पॉलिसी उसको बनानी होती है, तो वो क्या कर सकता है, इजिली उन्हें बना सकता है। ओके बच्चा, नाउ इसके बाद हम बात करें आपकी कि क्या बोला जा रहा है सेकंड पॉइंट में, द सिविल सर्वेंट वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजंस, और जो भी आपके सिविल सर्वेंट होते हैं, आपके आईएएस आईपीएस जो भी होते हैं, ये सब लोग मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। गॉट इट। Third, Supreme Court is an institution where dispute between citizens and the government are finally settled. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था बच्चा कि जो आपका पहला वाला है,
लेजिस्लेचर, उसका काम क्या होता है, वो ही हमारे लॉज एंड ऑल बनाता है, पॉलिसी वॉलिसी के क्या भी डिसीजन लेना है उसका काम करता है, ठीक है। फिर हमारे सिविल सर्वेंट जो होते हैं, ये सब लोग मिलके जो भी मिनिस्टर ने डिसीजन लिए उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप लेते हैं। और एट लास्ट फाइनली क्या होता है, जो जुडिशरी होती है आपकी, वो क्या करती है, कोई भी डिस्प्यूट है सिटीजन्स गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट, एक स्टेट की गवर्नमेंट दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम है, या सिटीजन्स के अंदर प्रॉब्लम है, जो भी कोई भी डिस्प्यूट होते हैं उसको सुलझाने का काम कौन करती है, आपकी सुप्रीम कोर्ट करती है। ओके बच्चा, गॉट इट। इसलिए हमें क्या होती है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की हमने बात की तो हमने देखे 3 टाइप के होते हैं। तो जब भी हम 3 टाइप में से फर्स्ट टाइप की लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो आपका पार्लियामेंट तो अपने आप आ ही जाता है। अब हम देखते हैं हमारा पार्लियामेंट क्या होता है, ठीक है। इन डेमोक्रेसी एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट की हम बात करें तो क्या बोला जा रहा है, डेमोक्रेसी के अंदर आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी के, किसके बिहाफ में, लोगों के बिहाफ में, सिटीजन्स के बिहाफ में, जो क्या करते हैं, मतलब एक तरह से बोलना चाहिए कि उनका काम क्या होता है, जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाना, या क्या लॉ लेके आना है, क्या आपका पॉलिसी बननी है, उनके ऊपर डिबेट करना, उसको लेके आना, ये सारा काम क्या होता है, इन लोगों का होता है। ओके, और इन इंडिया सच आर नेशनल असेंबली इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और इंडिया के अंदर ऐसी नेशनल असेंबली को जिसके अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। ओके, द पार्लियामेंट डिस्कशन इन्फ्लुएंस एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। और ये पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन एंड ऑल होता है उसके कारण क्या होता है, किसी भी डिसीजन को मतलब प्रॉपर शेप मिलता है, हम बोल सकते हैं, या फिर हम ये एक तरह से ये बोल सकते हैं कि वो हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए डिसीजन लेते हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व आउट करने के लिए क्या करते हैं, यही डिसीजन लिया जाता है। जिसके जो भी बोलना चाहिए कि जिसको जो भी लगता है कि ये चीज गलत है सही है, वही पूरा डिबेट टाइप का होता है आपका, राइट। नाउ व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। अब हम देखेंगे, पहले तो हमने देखा था कि इंस्टीट्यूट की क्यों जरूरत है, अब हम देखेंगे हमें पार्लियामेंट की क्यों जरूरत है, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट्स आर, पार्लियामेंट्स मेक चेंज लॉ एंड इम्प्लीमेंट न्यू लॉ एंड इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ लॉ मेकिंग इन द कंट्री। कि अगर पार्लियामेंट नहीं होगा तो लॉ बनाने का काम, लॉ को चेंज करने का काम ये कौन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, पार्लियामेंट की जरूरत है। तो यहाँ बोला जा रहा है पार्लियामेंट का काम क्या है, एक तो वो अगर कोई पुराना लॉ है उसके अंदर कुछ चेंजेस आने तो वो भी यही करेगा, ठीक है। कोई नया लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करना है तो भी यही करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट्स मेक चेंज लॉज, जो भी लॉज उसके अंदर का कुछ चेंज लाना है, लग रहा है कि नहीं भैया वो लॉ खराब, मतलब खराब इन द सेंस कि उसके अंदर कुछ कमी है, आप कुछ नई जनरेशन के अकॉर्डिंग, नई टेक्नोलॉजी के अंदर उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आने हैं तो वो भी पार्लियामेंट काम करेगा। और कोई नया लॉ लेके आना है तो भी कौन करेगा, आपका पार्लियामेंट करेगा। फाइनल अथॉरिटी ऑफ लॉ मेकिंग इन द कंट्री, और पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, फाइनल अथॉरिटी बोला जाता है कंट्री का, जो क्या करती है, लॉ को बनाने या चेंज करने का काम करती है। Parliament can seek any information and is also the highest forum of discussion and debate on public issue and national policy। और पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है, हम बोल सकते हैं ये हाईएस्ट फोरम है, ठीक है, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ क्या किया जाता है, डिस्कशन एंड डिबेट होता है जो भी पब्लिक इश्यूज है, जो भी नेशनल पॉलिसी एंड ऑल है उनके ऊपर, ठीक है। नाउ अब जब हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के अंदर क्या होते हैं, 2 हाउस होते हैं, ठीक है। तो 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लेट्स सी आपका। तो इन इंडिया द 2 हाउसेज आर दी काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम राज्यसभा भी बोलते हैं और अपर चैम्बर भी बोलते हैं, और सेकेंड है हाउस ऑफ द पीपल जिसको हम लोकसभा एंड लोअर चैम्बर बोलते हैं। तो बच्चा ये याद रखना है, आपके 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। सबसे पहले को हम क्या बोलते हैं, काउंसलिंग ऑफ स्टेट बोल लो, राज्यसभा बोल लो, या फिर अपर चैम्बर बोल लो, इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। क्या, राज्यसभा, अपर चैम्बर या फिर काउंसलिंग ऑफ स्टेट।
और जो दूसरा वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा या फिर लोअर चैम्बर। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल मतलब पीपल का मतलब क्या होता है, लोक, तो लोकसभा हो गया, और एल सी आप थोड़ा सा लगा सकते हो, एल फॉर लोक और एल फॉर लोअर चैम्बर। ठीक है, तो ये आपके हो गए। एंड देन द राज्यसभा हैज स्पेशल पावर ओवर स्टेट बट लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। राज्यसभा को क्या बोला जा रहा है कि राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर होते हैं, लेकिन जो लोकसभा है वो सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करती है। ओके, राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर होते हैं ओवर स्टेट, ठीक है, बट लोकसभा क्या करती है, सुप्रीम पावर करती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसको कौन वो करता है, हम लोग ही चूज करते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं वही चूज करते हैं, इसलिए सुप्रीम पावर उनके लिए बोला जा रहा है। राइट बच्चा? नाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर। यहाँ क्या बोला जा रहा है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर की बात करते हैं तो टोटल मेंबर होते हैं आपके 545, जिसमें से कि 543 और 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। ओके, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 238 प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो वहां 238 मेंबर्स होते हैं, साथ के साथ में जो 12 क्या होते हैं आपके नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जैसे कि वहां 2 हैं। ठीक है, नाउ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के। At different levels of any government, there are various functionaries who take day-to-day decision and implement those decision on behalf of the people. अब क्या बोला जा रहा है कि obviously बात है कि डे टू डे कुछ ना कुछ नए नए फंक्शन आते हैं, कुछ नए नए डिसीजंस आते हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट एंड ऑल किया जाएगा, उसके लिए हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का क्या होता है, काम होता है। तो एट डिफरेंट लेवल ऑफ एनी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट का जो भी डिफरेंट लेवल है, देयर आर वेरियस फंक्शन। अब डिफरेंट लेवल है तो फंक्शन भी अलग अलग होंगे। हु टेक डे टू डे डिसीजन, जिसके अंदर डे टू डे डिसीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उनको फंक्शन करने की जरूरत पड़ती है, तो उन फंक्शन को जो इम्प्लीमेंट करते हैं पीपल के बिहाफ में, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ऑल दोज फंक्शनरी आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव। और ये जो सारे फंक्शन होते हैं हमारे, उनको जब हम एक साथ बोलें तो उनको हम एक साथ क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली उन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट ने परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है आपका। एग्जीक्यूटिव आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो एग्जीक्यूटिव होती है ना बच्चा, उनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव को हम सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जो IAS IPS होते हैं उनको है ना ऐसे हटा नहीं सकते हैं। ओके, वो अपनी मेहनत पे करके क्या करते हैं, एग्जाम क्रैक करते हैं एंड देन वो उस पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। और यही हम क्या बोलना चाहिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उनको कौन सिलेक्ट करता है, उनको जो हमारे लोग हैं वो वोट के थ्रू उन्हें सिलेक्ट करते हैं। ओके, नाउ political executive, the one which is elected by the people for only a specific period of time is called the political executive. अब क्या होता है, political executive की हम बात करते हैं तो ये वो लोग होते हैं जिनको क्या करते हैं, लोग बाग खुद इलेक्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 5 साल की सरकार होती है तो PM पहले 5 साल के लिए रहेगा, एंड देन अगर उसी की गवर्नमेंट आई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर नहीं आए तो फिर PM क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। राइट, तो इसलिए बोला जा रहा है कि द वन विच इज इलेक्टेड, वो एक इंसान जो कि इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा कुछ समय के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर द पॉलिटिकल लीडर हु मेक बिग डिसीजन। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं इन्हीं पॉलिटिकल लीडर बोलते हैं, जो क्या करते हैं, लॉ बनाने का काम करते हैं, या हम बोल सकते हैं जो बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं रिगार्डिंग पॉलिसी या हमारी कंट्री के रिगार्डिंग कोई भी हो, आपका फॉरेन मैं बोलना चाहिए फॉरेन मैटर पे कोई मतलब फॉरेन पॉलिसी पे कोई प्रॉब्लम हो, या फिर हमारे इंडियन के अंदर ही कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, या कोई नई पॉलिसी बनानी हो, किसी के अंदर चेंजेस करना हो, वो यही करते हैं। ओके,
इट सिग्निफाई द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। और ये क्या करते हैं, ऑब्वियसली बात है जिसकी गवर्नमेंट होगी तो वही तो सिग्निफाई करेगा कंट्री को। तो ये क्या करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से हमारी कंट्री की गवर्नमेंट बोली जाती है, जैसे कि अभी के टाइम पे किसकी है, बीजेपी की है। नाउ अब हम बात करते हैं आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव के। तो द वन वेयर पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, ठीक है, ये वो लोग होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है लॉन्ग टर्म और बेसिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब तक 60 या 65 तक नहीं हो जाते, जब तक उनको मतलब रिटायरमेंट नहीं मिल जाता, तब तक के लिए उनको परमानेंट या फिर सिविल सर्विस भी बोलते हैं, सिविल सर्वेंट भी बोल सकते हैं। पीपल वर्किंग फॉर द सिविल सर्विस आर कॉल्ड द सिविल सर्वेंट। जो लोग सिविल सर्विस के लिए काम करते हैं उनको सिविल सर्वेंट बोला जाता है। ओके बच्चा। परमानेंट एग्जीक्यूटिव आर पीपल अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। और ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है ना, उनको अपॉइंट किया जाता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि हमने पॉलिटिकल के लिए देखा था कि 5 साल के लिए होता है एक तरह से आपका, और इसका देखा जाए तो जैसे कि वो डिपेंड करता है, आप जो है ना सिविल सर्विस में आप 25 की एज में बने, 30 की एज में बने, 32 की एज में बने, तो तब से लेके जो टाइम होता है आपका 60-65 तक, तब तक आप क्या कर सकते हो, अपनी ड्यूटी को निभा सकते हो, राइट। तो इसलिए इसको लॉन्ग टर्म तक के लिए बोल दिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं, जब हम ये इंस्टीट्यूशन एंड ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर हमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर। अभी मैंने हमारे जो अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता है नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनकी ही मैंने पिक यहाँ लगाई है। ओके। The Prime Minister appointed by the President is the most important political institution in the country. जो प्राइम मिनिस्टर है ना बच्चा, उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। अच्छे से सुनना, इलेक्टेड लोग करते हैं, पीपल करते हैं, लेकिन उसको अपॉइंट करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है हमारी कंट्री का, वही काम करता है डिसीजन लेने एंड ऑल, डिसीजन लेने का, ठीक है। पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स है। ही इज द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मीटिंग एंड कोऑर्डिनेट वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। ये क्या होता है, ये हेड बोल लो या चेयरपर्सन बोल लो, वो कैबिनेट मीटिंग का या फिर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका ये हेड कहलाता है। और यही सबको डिफरेंट उनकी जो भी योग्यता रहती है, उनकी जो भी बोलना चाहिए, जिसके अंदर वो माहिर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है और उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ इन डिपार्टमेंट हिज डिसीजन आर फाइनल। और फॉर एग्जांपल किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो फाइनल डिसीजन किसका रहता है, आपका प्राइम मिनिस्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलो आपके स्कूल की अगर हम बात करें तो डिफरेंट आपके बोलना चाहिए क्लासेस हैं, क्लासेस में अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो अलग अलग टीचर्स को दिया गया। अगर बाई चांस मान के चलो किसी भी टीचर्स के बीच में पीरियड्स को लेके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आखिरी में कौन देखता है, आपका बोलना चाहिए आपकी प्रिंसिपल देखती हैं, राइट। तो वैसे यहाँ होता है आपका कि और उन सबको कोऑर्डिनेट करके रखने का भी काम कौन करती हैं, आपके प्रिंसिपल करती हैं। तो यहाँ भी बच्चा यही होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो मेन हेड होता है, जो कि क्या करता है, बाकी के जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उन सबको क्या करके रखता है, एक तरह से कोऑर्डिनेट करके रखता है, ठीक है। उनको एक तरह से जोड़ के रखता है और उनके बीच में काम को कैसे कोऑर्डिनेट करना है वो करके रखता है। और उसके बाद भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है डिपार्टमेंट के अंदर, तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसका होता है, आपका पीएम का होता है। ओके। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर। जिसकी गवर्नमेंट बनती है वो क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग वो सारे बाकी के मिनिस्टर को भी चूज करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो एक जना तो सारे काम कर नहीं सकता है। तो मान के चलो आपका होम मिनिस्टर अलग अलग हो जाएगा आपका, ठीक है, और एजुकेशनल मिनिस्टर अलग हो जाएगा आपका, हेल्थ मिनिस्टर अलग हो जाएगा आपका, और क्या बोलते हैं फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर अलग हो जाएगा। तो अलग अलग काम को क्या कर देता है, ये बांट देता है, ठीक है। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उनको एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, ये जो सारे मिनिस्टर होते हैं ना उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। जैसे कि डिफरेंट क्लासेस है, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं,
राइट। तो वैसे ही ऑल सारे मिनिस्टर जो होते हैं उनको मिला के उस बॉडी को क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है। ओके बच्चा, the body of 60 to 80 minister of the different rank is called the council of minister, which include cabinet minister, ministers of state with independent charge and ministry of state। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है आपका कि ये जो बॉडी होती है इसके अंदर 60 से लेके 80 मिनिस्टर तक रहते हैं, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट रैंक रहती है और उनके डिफरेंट डिफरेंट काम रहते हैं। ठीक है, सबको अलग अलग काम सौंप दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उनको रैंक दे दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने अपने काम करते हैं। ओके, और ये जो बॉडी होती है हम कोई फिक्स नंबर नहीं बोल सकते कि कितने मिनिस्टर होते हैं, आप मान के चलो 60 to 80 मिनिस्टर इसके अंदर देखे जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मिनिस्टर्स को। तो कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्टर। जो भी कैबिनेट मिनिस्टर के जो भी मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर के मिनिस्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके जो भी रूलिंग पार्टी है उस टाइम जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनी हुई है उसी के क्या बनते हैं, लीडर्स, मिनिस्टर बनते हैं। ओके, मिनिस्टर सॉरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है बेटा, जो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनको अपने अकॉर्डिंग काम दे दिया जाता है और इंडिपेंडेंट चार्जेस दे दिए जाते हैं। ठीक है, कि वो इस काम को अपने हिसाब से देखेंगे या करेंगे। ओके, नाउ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर आर अटैच टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन देयर वर्क। अब ये तो हमने देख लिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो था उनको कैसे है ना इंडिपेंडेंट चार्जेस एंड ऑल दे दिए करके। अब जो क्या बोला जा रहा है, जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं उनका क्या बोला जा रहा है, वो अटैच होते हैं या उन्हें जरूरत होती है किसकी, अपने काम करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स की। ठीक है, अब हमारी बात आती है बेटा, ये तो हमने देख लिया कि मेजोरिटी से जब गवर्नमेंट बनती है ना, कि जब किसी एक की ही सत्ता होती है, ठीक है, जिसको 50% 51% के करीब वोट मिल जाते हैं, तो उनकी खुद की गवर्नमेंट बन गई, किसी एक की गवर्नमेंट बन गई। बट कभी कभी क्या होता है आपका कि किसी एक को प्रॉपर पूरे वोट नहीं मिल पाते हैं, तो वो जब 2-3 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं ना, उसको हम कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, मिली जुली सरकार। अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय एन alliances of 2 or more political party usually when no single party enjoy majority support of the member in the legislature। जब कोई एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो तब वो 2-3 पार्टियां मिलके जब वो गवर्नमेंट बनाती हैं तो उस गवर्नमेंट को कोalition गवर्नमेंट बोला जाता है। ओके बच्चा, नाउ आपका अब हमारी बात आती है प्रेसिडेंट की। सो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट को क्या बोला जा रहा है बेटा, हेड ऑफ द स्टेट बोला जा रहा है। The president supervise the overall functioning of all the political institutions in India so that they operate in harmony to achieve the objective of the state। जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, जो भी आपकी इंडिया की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है सबके फंक्शन को सुपरवाइज करने का काम करता है, जिसके कारण हमारी कंट्री के अंदर क्या बनी रहे, एकता बनी रहे, कोई डिस्प्यूट ना हो सके ज्यादा। अब इलेक्शन ऑफ, अब जब हमने इलेक्शन उसकी बात कर ली है प्रेसिडेंट की, तो चलो वो सॉरी हाँ प्रेसिडेंट की हमने बात कर ली है कि कैसा होता है या उसका काम, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसका क्या रोल है करके, वो हमने देख लिया। तो हमें ये देखना है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि हमें ये तो बच्चा पता है कि पीएम का इलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि पीएम को तो सिलेक्ट कौन करते हैं, लोग बाग खुद वोट करके सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है आपका कि जैसे कि पीएम को डायरेक्टली लोग बाग उसको इलेक्ट करते हैं, वैसे प्रेसिडेंट के साथ नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। A candidate standing for the president post has to get a majority to vote from members of the parliament and the members of the legislative assembly to win the election। अब यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ ऐसा किया जाता है कि लोग बाग इसको वोट नहीं करते हैं, जो भी लोग प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े होते हैं उनको किसके वोट चाहिए होते हैं, जो आपके एमपी और एमएलएज होते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली।
ठीक है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, आपके प्रेसिडेंट को वोट देते हैं, और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही क्या बन जाता है, आपका प्रेसिडेंट बन जाता है। ओके बच्चा, गॉट इट, ध्यान रखेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की। चलो ठीक है भैया, प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है, वो हमने देख लिया। प्रेसिडेंट की पावर क्या है? The president supervise the overall functioning of all the political institution in the country। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट का काम क्या है, सुपरवाइज करना जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर, उसके फंक्शनों को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का काम क्या है, जो भी हमारे कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनके फंक्शन को क्या करना, सुपरवाइज करना। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी आपकी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज होती हैं वो किसके नाम पे होती हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं, राइट। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। जो भी आपके लॉज बने हैं या जो भी आपकी पॉलिसी बनी है करके गवर्नमेंट की, वो किसके नाम पे बनती है, वो प्रेसिडेंट के नाम पे बनती है। ओके बच्चा, ऑल मेजर अपॉइंटमेंट, इसके अलावा जो भी मेजर अपॉइंटमेंट होते हैं आपके, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, जो भी जज है आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर, ये सारी चीजें जो होती हैं इनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट करता है। गॉट इट। इवन प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करने का काम कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट करता है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड द एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और साथ के साथ में जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो भी किसके नाम पे होते हैं, आपके प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। ओके बच्चा, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट को क्या बोला जा रहा है, सुप्रीम कमांडर बोला जा रहा है, किसका, डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया का। जो भी डिफेंस के रिगार्डिंग होती है ना, डिफेंस फोर्स होती है आपकी, उसका सुप्रीम कमांडर किसको बोला जा रहा है, आपके प्रेसिडेंट को बोला जा रहा है। हाउएवर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंट इन सारी पावर को कब एक्सरसाइज कर सकता है, किसकी एडवाइस पे, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, जिसका हेड कौन होता है, आपका पीएम होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होता है, उसी की एडवाइस से प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इन सारी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। ओके, अब हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत सारी कंट्री की अगर हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट होता है वो आपका क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, राइट। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो वहां तो पीएम का रोल ही नहीं है ना, जो भी रोल है वो प्रेसिडेंट का है। तो वहां क्या होता है आपका, कुछ कंट्रियों के अंदर होता है कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, आपका प्रेसिडेंट ही होता है। लेकिन हम इंडिया की बात करें तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपका पीएम होता है और हेड ऑफ द स्टेट आपका प्रेसिडेंट होता है। ओके बच्चा, याद रहेगा आपको। नाउ अब हम बात करेंगे जुडिशरी की। All the court are different level in a country put together are called the judiciary। जितने भी हमारे different level पे हमारे कोर्ट हैं उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, जुडिशरी बोलते हैं। ओके बच्चा, द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ, 3 टाइप के होते हैं आपका। सुप्रीम कोर्ट जो कि इंटायर नेशन के लिए रहता है, कहाँ है आपका, दिल्ली में। दूसरा होता है हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, स्टेट के अंदर आपके क्या होते हैं, हाई कोर्ट्स बने होते हैं। एंड देन आपका होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, तो ये 3 टाइप के कोर्ट हैं आपके। एक तो सुप्रीम कोर्ट जो कि आपके इंटायर नेशन के लिए रहता है, एक हाई कोर्ट जो कि स्टेट के लिए रहता है, और तीसरा होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, द कोर्ट्स एट द लोकल लेवल। और जो 4th नंबर का बोला जा रहा है वो क्या, वो कोर्ट जो कि लोकल लेवल पे होते हैं और ज्यादा। ठीक है, अब इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोला जा रहा है। ठीक है, कैसे, लेट्स सी। विच मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। उसका मतलब क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो मेन जो भी आपका जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन है ना हमारी कंट्री के, उसको क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले है ना आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका केस गया, आपको लगा
जो भी दो जनों ने करा है आपका, कि उसको लगा कि वो हार गया, तो वो फिर क्या करेगा, हाई कोर्ट में अप्लाई करेगा, हाई कोर्ट के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करेगा। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करता है तो जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है ना, वो ही मान्य होता है। ठीक है, मान के चलो आपकी एक ए पार्टी थी, एक बी पार्टी थी। ठीक है, अब उसने जब लोअर कोर्ट के अंदर अप्लाई किया तो पार्टी ए जीत गई, पार्टी बी हार गई। ठीक है, बट उसने फिर आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मान के चलो फिर हाई कोर्ट के लिए अप्लाई किया, तब भी पार्टी ए जीत गई, पार्टी बी हार गई। लेकिन फिर उसने अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्लाई किया और अगर पार्टी ए जो जीत गई थी अब वो इस बार हार गई और बी जीत गई, तो कौन सा मान्य होगा आपका फाइनल डिसीजन, वो होगा आपका सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, भले ही वो दो में जीत गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसका होता है आपका, वो होता है सुप्रीम कोर्ट का। ओके बच्चा, समझ में आया आपको? इससे भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे हाई कोर्ट का डिसीजन था एंड देन वही फाइनल डिसीजन किसका हुआ, लोअर कोर्ट का हुआ। ठीक है, इट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट ऑफ द कंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, ठीक है, कि यही फाइनल डिसीजन है, तो वो डिसीजन पूरे कोर्ट के लिए क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, वो पूरे कोर्ट को वही डिसीजन मानना पड़ेगा। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट होता है वो यही सुलझाने का काम करता है। ठीक है, अब डिस्प्यूट किसी के बीच में भी हो सकते हैं, दो सिटीजन्स के बीच में भी हो सकते हैं, राइट, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकते हैं, दो स्टेट के बीच में भी हो सकते हैं, या फिर बिटवीन गवर्नमेंट एट यूनियन एंड द स्टेट लेवल भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें दो सिटीजन्स के बीच में, मान के चलो कोई प्रॉपर्टी का केस है, उसको बोल रहा है कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरा बोल रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो ये दो सिटीजन्स के बीच का केस हुआ। ठीक है, दो गवर्नमेंट के, फिर क्या बोला जा रहा है, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट का। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने है ना उसके बारे में पढ़ा था 13 अगस्त को जो हुआ था 1990 के अंदर जो मेमोरेंडम आया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर आया था कि ओबीसी वालों को 27% मिलना चाहिए, तो उस टाइम पे क्या था, गवर्नमेंट और सिटीजन्स, है ना, उसके अंदर यही लिखा था ना, इंदिरा सहायनी और यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के बीच का डिस्प्यूट था। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, किसी रिसोर्सेज को लेकर, जैसे कि कोई पानी है, बिजली का है, किसी भी रिसोर्सेज को लेके दो स्टेट के बीच में भी क्या हो जाती है, कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है। या फिर एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी लेके कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये सारे डिस्प्यूट कौन हैंडल करता है, आपका जुडिशरी हैंडल करती है। ओके बच्चा, अब आपका बोला जा रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंस था, वैसे हमारी जुडिशरी भी क्या है, इंडिपेंडेंस है, वो किसी के अंडर में नहीं है। ठीक है, तो उसको अगर वो किसी के अंडर में नहीं है तो उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, जो सही डिसीजन है वही लेना होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स that it is not under the control of the legislature or the executive। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मीनिंग क्या बोला जा रहा है कि वो ना तो लेजिस्लेचर और ना ही एग्जीक्यूटिव के अंडर में। ठीक है, उसका खुद का अपना काम है, वो खुद इंडिपेंडेंट है। ठीक है, The judge of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President on the advice of the Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court। जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, और साथ के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी एडवाइस पे। ठीक है, जो भी वो कंसल्टेशन बोलते हैं या जो भी वो एडवाइस बोलते हैं उसकी एडवाइस पे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, और एडवाइस किसकी ली जाती है, आपके प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। ओके बच्चा, नाउ once a person is appointed as judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her for that position। अगर एक बार कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बन गया तो उसको उसकी पोजीशन से हटाना एक तरह से इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, ये नहीं कि कभी हटा ही नहीं सकते, जब तक कोई ऐसे चार्जेस ना मिले, तब तक सारी चीजें उसके खिलाफ ना हो जाएं, और उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तब तक उसको नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, a judge can be removed only by an
impeachment motion passed separately by 2/3 member of the टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आप चाहते हो कि किसी भी रीजन से आपको लगा उसने कुछ गलत किया या कोई भी ऐसा चीज की है, तो वो आप उसको कब हटा सकते हो? उस प्रोसेस को हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, ठीक है। जज को हटाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं। और वो कब पॉसिबल है? जब पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज है उसके 2/3 मेंबर्स उसकी सपोर्ट में होंगे, तभी ये चीज हो सकती है। समझ में आया बच्चा? कि इसको जो आपका क्या बोलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन किसकी एडवाइस पे? जो सुप्रीम कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे उन्हें अपॉइंट किया जाता है। एक बार उनको अपॉइंट कर लिया तो उनको हटाना, ठीक है, जो भी आपके जज है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उनको हटाना जस्ट टू इम्पॉसिबल होता है। और अगर ऐसी कभी जरूरत पड़ भी जाए उनको हटाने की, रिमूव करने की, तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं, राइट। और इसके लिए ये कंपलसरी है कि जो भी पार्लियामेंट है आपके, जो भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं उसके 2/3 मेंबर उस चीज के सपोर्ट में होने चाहिए, तभी आप उसको रिमूव कर सकते हो। अदरवाइज आप उन जजेस को रिमूव नहीं कर सकते हो। ओके बच्चा। नाउ जुडिशियल रिव्यू देखेंगे कि हम क्या होता है आपका। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री व्हेन इट इज चैलेंज बिफोर दैम, ठीक है। मान के चलो कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम गई, कुछ भी हुआ करके, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो केस हमने देखा था आपका कि 27% आपका किसको दिया जाएगा? ओबीसी वालों को दिया जाएगा, ठीक है। बट जब डिस्प्यूट हुआ, जब प्रॉब्लम हुई, तो उसका आखिरी जजमेंट किसने सुनाया? आपका सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट होती है उसको क्या बोला जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बोला जा रहा है किसी भी लेजिस्लेशन की। कोई भी उनने जो एक्शन एंड ऑल किया है, अगर उसको कोई भी चैलेंज कर रहा है या किसी को लग रहा है कि वो चीज सही नहीं है, तो वो कौन देखेगा? वो आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट देखता है। गॉट इट? जैसे कि उस बीच में हुआ था कि वहां की जो गवर्नमेंट थी उसको क्या कर दिया गया था, उसने तो अपना देख लिया था, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ करके कि जब लोगों को लगा ये चीज सही नहीं है, तो लोगों ने क्या किया, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज किया उस चीज को, ठीक है। अब जो लास्ट है आपका वो क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं आपका, it means as per directive and judgment the public interest and human right need to be protected by the court। पब्लिक इंटरेस्ट एंड लिटिगेशन का मीनिंग यहाँ क्या है? जो भी आपकी डायरेक्टिव्स हैं या जो भी आपका जजमेंट है, ठीक है, उसका काम क्या है? वो किसके बिहाफ में या किसके लिए दिया जाता है? वो पब्लिक की इंटरेस्ट या ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो कोर्ट का काम है कि जो भी लोग हैं वो उनके ऊपर इतना भरोसा करते हैं, सब करते हैं, तो जो भी वो बोलना चाहिए, फैसला सुनाए, जो भी वो अपना जजमेंट दे, वो किसके बिहाफ में दे? वो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो और ह्यूमन जो राइट्स एंड ऑल है उनको प्रोटेक्ट करने के उसमें होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया बच्चा? एंड एनी वायलेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट एक्शन कैन बी टेकन टू द कोर्ट। और कोई भी ऐसा भी होता है, जैसे कि हमने देखा ही था कि दो गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकता है, और आपका बोलना चाहिए दो सिटीजन्स के बीच में भी हो सकता है आपका। तो यहाँ भी यही बोला जा रहा है कि अगर कोई भी आपको लग रहा है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी चीज गलत की है या कोई भी उसके राइट्स को छीना है, तो आप क्या कर सकते हो? उस चीज को आप कोर्ट के अंदर लेके जा सकते हो। ओके, सो बच्चा ये था आपका ये चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन करके, एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि आपके जो पॉलिटी के 2 चैप्टर थे वो अपने कंप्लीट हो गए। अब बस इसका आपका बोलना चाहिए आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बचे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं लेके आने वाली हूँ। कीवर्ड्स के थ्रू मैं आपको लर्न करवाने की कोशिश करूंगी, एंड आई होप आप भी तभी के तभी याद कर लेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं आपके इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे यही बोलूंगी, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इस बार वैसे भी सब्जेक्टिव होने वाला है और बहुत टाइम से आपने सब्जेक्टिव किया नहीं है। ओके, जाने से पहले बस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिसके कारण आपको पास पहले से नोटिफिकेशन आ जाए। सो आप क्या करें, हमारे वीडियो देखने के लिए तैयार हैं, और जब आप वीडियो देखें तो अगर आपको लगता है कि वो वीडियो आपके लिए यूजफुल थी, आपको समझ में आई, तो आपको क्या करना है, हमारा सपोर्ट करना है। कैसे करोगे बच्चा, कि हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करके। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।